गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने KGF ई क्लासेस में। बच्चों, आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर है, जो हमारे पास पार्ट चलेगा, वो पार्ट नंबर है आपका 32। इससे पहले टोटल 31 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। उन 31 लेक्चर में 15 लेक्चर आपके नंबर सिस्टम के हैं और 12 to 13 लेक्चर आपके अलजेब्रा के हैं। बाकी लेक्चर हमारे इसी के हैं और 2 से 3 लेक्चर हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो AP, GP, AM, GM पढ़ा था उसका बेसिक्स हम 2 लेक्चर में कर चुके हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट भी कर लिया है। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इसके ऊपर, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप बाकी के वीडियो देखें या इसका बेसिक्स देखें, तब इस क्वेश्चन को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिए बच्चों। ये जो क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक ये कंडीशन आपको दे दी गई है, ये वाली, इफ a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn इज द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। आपको बोला गया है कि ये टर्म दी हुई है आपके सामने, और ये बोला गया है कि ये जो टर्म है वो a और b का am है, यानी कि समांतर माध्य है। तो इस n की वैल्यू के लिए बताइए किस n की वैल्यू के लिए समांतर माध्य होगा। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाऊंगा, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस भी आपको सिखाऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत स्पीड से कर पाएं। और ये आपके पास जो क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक और बहुत शानदार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, आपको ये पता है कि सर जैसे A, B और C 3 टर्म हमारे पास होती है, और इन तीनों टर्म में अगर आपको ये बोला गया है कि तीनों टर्म AP है, तो ये जो बीच वाला टर्म होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है A प्लस C, इसका क्या आधा, और ये कितना होता है B। सर कैसा होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में, तो जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2, 4 और 6, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, AP के अंदर है। अब 2, 4, 6 AP के अंदर है। अब इसके अंदर ये देखिए कि आपको ये बोला गया है कि 2 + 6 इसका आधा कर लीजिए। तो 2 + 6 कितना, 8, और 8 का आधा कितना, 4। इसका मतलब बीच वाली टर्म आती है। क्लियर है बात? चलो, ये बात क्लियर है। तो बच्चों अब समझिएगा कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास A और B 2 टर्म है, उनका AM यानी कि समांतर माध्य क्या है, ये वाला जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये उसका समांतर माध्य है। तो n की किस वैल्यू के लिए समांतर माध्य होगा, तो A और B का समांतर माध्य क्या होगा, a + b/2। हाँ या ना, ये हमारा क्या हो गया, AM हो गया A और B का। और हमें क्या दिया हुआ है कि A और B का AM कौन है, ये वाला है। इसका मतलब ये a + b/2 किसके बराबर होना चाहिए, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? बिल्कुल होना चाहिए, नो डाउट। अगर ये ऐसा होना चाहिए तो हम लोग एक चीज देखते हैं। देखिए, ये जो डेटा आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला डेटा, इधर वाला डेटा, ये डेटा इसके बराबर कब हो सकता है, जब मैं n की वैल्यू पुट करूं। तो मैं आपको ऑप्शन से डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं 1 पुट करता हूं, सपोज, वैसे एक आंसर गलत है, 1 नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 1 पुट करता हूं। 1 पुट करता हूं तो n की जगह कितना रखूंगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 प्लस b की घात 2 अपॉन a प्लस b। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये हम नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे, फिर हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते देखिए, ये वाला टर्म क्या, 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म 0। तो देखिए क्या मिलेगा, a + b/2 बराबर a की पावर 0 + 1 कितना, 1, प्लस b की पावर 0 + 1 कितना, b, अपॉन a की पावर 0 कितना, 1, प्लस b की पावर 0 कितना, 1। तो कितना हो गया, 2। इसका मतलब a + b/2 और a + b/2 एक दूसरे के बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, n हो गया। क्लियर है बच्चों? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आप लोगों को किससे करने होंगे, ऑप्शन से करने चाहिए, ताकि आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। बात समझ में आ गई है? तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यदि इफ यू सेव 1 रुपीज टुडे, ₹2 नेक्स्ट डे
₹3 द सक्सेसिव डे एंड सो ऑन। हिंदी में इसका मतलब हो गया कि यदि आप आज ₹1 बचाते हैं, अगले दिन ₹2 बचाते हैं, उसके अगले दिन ₹3 बचाते हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब एंड सो ऑन जो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है लगातार इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द योर टोटल सेविंग इन 365 डेज, यानी कि पूरे एक साल में कितनी सेविंग करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एग्जामिनर आपको ये कहना चाह रहा है, इसको छोटा कर देता हूं मैं थोड़ा। एग्जामिनर देखिए आपको क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर आपको ये कहना चाह रहा है कि यदि आज आप ₹1 बचाते हैं, ₹1 बचाते हैं, फिर अगले दिन ₹2 बचाते हैं, फिर अगले दिन ₹3 बचाते हैं, फिर अगले दिन ₹4 बचाते हैं, तो इस तरह से बचाते रह जाएंगे और टोटल कितने दिन तक बचाएंगे 365। तो 365वें दिन कितना रुपये बचाएंगे, ₹365 बचाएंगे। इज इट क्लियर। अब आपको पूछा गया टोटल आपने कितने रुपये बचाए, तो सीधी सी बात है सर 365 1 से लेकर 365 तक जोड़ना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया n क्रमागत आने वाली संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो वो क्या होता है, वो आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी सिखा चुका हूं बच्चों। वो क्या होता था, n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर है बात। ये हमने नंबर सिस्टम में आप लोगों को ये फॉर्मूला बता चुका था, तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर यहीं की यहीं हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा 365 इंटू 366 डिवाइड बाय कितना 2। क्लियर है। अच्छा अब देखिएगा, अगर मैं इस डेटा को यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो ये तो कितना हो गया 365 इंटू ये कट होगा 2 टाइम 8 टाइम और 3 टाइम, सॉरी 2 नहीं 183, ये हमारे पास आएगा। अब 183 और 365 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर बता देना है फटाफट कि आंसर क्या होगा। अब देखिए अगर 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आप गलती से करना मत। अब आपको दिख रहा है कि 5 और 3 गुणा करने पर लास्ट में 5 आएगा, तो सर ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। जबकि यहाँ पे क्या 3 डेटा लास्ट के 795 है, यहाँ पे भी 795 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी कैलकुलेशन को करना बहुत जरूरी होगा। क्लियर है बच्चों, आई विश आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ किस तरह से करना होगा। जस्ट 1 मिनट। देखिए अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। 5 गुना 3 15, 1 6 18, 1 19 और 1 9, 3 3 और 1 10, ऐसा कर लिया। फिर 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, 0 4, 8 6 48, 48 और 4 52, 5, फिर 8 3 24, 24 और 5 29 इंटू फिर 1 का भाग देंगे 5 6 और 3, इस तरह से हो जाएगा ये डेटा, ठीक है। ये डेटा होने के बाद इसको ऐड करना है, 5 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया। देखो लास्ट की 3 संख्या मैच हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब लास्ट वाला होगा कि कौन सा आंसर आएगा। 9 और 1 10, 10 और 6 कितना 16, 16 का 6 हासिल लगे कितना 1, 3 और 2 5 और 1 कितना 6, यानी 6 6 7 9 5 और आंसर इज 66,795। तो हमारा ऑप्शन कौन से क्वेश्चन के अंदर है, ये हमारा देखिए ये वाला। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो आई विश आप लोगों को बात समझ में आएगी कि हमको इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से डील करना होगा। क्लियर है बच्चों। तो जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वैसे ही अब आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी समझिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 48, ये आपको पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। अब 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने किसके अंदर, 3 और 48 के बीच में। ये 3 हो गया हमारे पास, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये हमारे पास 3 हो गया है और यहाँ कितना हो गया है 48। इसके बीच कितने ज्योमेट्रिक मीन करने हैं, 3। ऑप्शंस को चेक करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन यानी जीपी के अंदर होना चाहिए, हाँ या ना। तो देखिए 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, ये जीपी के अंदर। 9 का दुगना 18, 18 का दुगना 27, ये भी जीपी के अंदर। 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, ये भी जीपी के अंदर है। 3 का 3 गुना योग, सॉरी 9 गुना 3 का 9 गुना कितना 27। अब इसको अगर मैं 9 से गुना करूंगा तो 48 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो जीपी के अंदर है नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब ऑप्शन में से आंसर क्या हो सकता है, फर्स्ट
सेकंड या थर्ड, इन तीनों में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ 48 और इन सब में क्या डबल डबल चल रहा है, तो 48 किसका डबल होता है 24 का, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, 12 और 24 और अब चेक कर लेता हूँ 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48 का मतलब किसके अंदर आ गया, ये जीपी के अंदर आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बहुत ही इजी है। आई विश आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है, यही रीज़न है कि मैं आपके लिए इस तरह से लेके आया हूँ सारे क्वेश्चंस का अच्छे से पीडीएफ प्रिपेयर करके। ठीक है बच्चों इस पीडीएफ प्रिपेयर करने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है मुझे, कम से कम 6 से 7 घंटे इस पूरे डेटा को टाइप वगैरह करके करना होता है, क्योंकि अभी ना तो मेरे पास टाइपिस्ट है ना मैं किसी के हेल्प ले सकता हूँ, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जितने भी नॉन हो उन सबको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि 1000 होने के बाद मैं डायरेक्ट आपके सामने लाइव आ सकूँ और मुझे इतनी मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। मैं लाइव ही आपको क्वेश्चन बोलता जाऊँ, आप सोल्व करते जाए और वहीं की वहीं सॉल्यूशन मिल जाए। क्लियर है बच्चों, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। 3 संख्या हैं वो किस में है, एपी में है। 3 संख्या कोई भी मान लेता हूं, सपोज मैंने आपके सामने लिख लिया ए बी और सी, ये तीनों किस में है, एपी में है। एपी का मतलब क्या है, समांतर माध्यम में, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में होने के बाद आगे लिखा है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 93, यानी उन तीनों के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 93, और इन तीनों का एडिशन भी कितना है हमारे पास, वो भी दिया है कितना 15। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इसका पता कीजिए। बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको करना सिखाऊं तो देखो बेसिक से बहुत टाइम लगने वाला है ना। मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं, क्यों, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में ऑप्शंस पिक नहीं कर पाते हैं। पिक कौन नहीं कर पाते, केवल 10 to 15 स्टूडेंट ऑप्शन पिक नहीं कर पाते हैं, सॉरी 10 to 15% ही स्टूडेंट ऑप्शन पिक कर पाते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका सिखा रहा हूं, उसका बेसिक्स भी और डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर देना। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। छोटा कर लेता हूं मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन इधर साइड में रख दिया है। हाँ जी, अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको बोला गया है 3 टर्म है वो किस में है, एपी में है। तो याद करो मैंने आपको 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, एपी में किस तरह से लिखते हैं वो आपको सिखाया था प्रोग्रेशन में लिखना का। क्या बताया था मैंने कि जब 3 टर्म हो, ऑड नंबर है, तो बीच में हमारे पास कितना आएगा वो देखिए, बीच में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अच्छा अब साइड में कौन, इसके पास में कौन आएगा, ए माइनस ए प्लस डी, और इस तरफ कौन आएगा, ए माइनस डी। ये डेटा मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इस तरह से लिखना। 3 नंबर ये होंगे, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। और ऐसा क्यों लिखते हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो जिनको नहीं पता है वो उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। इनको लिखने का तरीका क्यों होता है ऐसा, ताकि देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन 3 नंबर का एडिशन कितना बोला गया, 15, तो 3a बराबर कितना 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखिए 15/3 दैट मीन्स 5। तो a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ये तो चलो ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम बात करते हैं किस वाले d के बारे में। ये a आई है, पर जो a है वो क्या है, a जो है वो हमारे पास केवल मिड वाला टर्म है। ये जो आपको टर्म दिया हुआ है बीच वाला, ये बीच वाला टर्म है। और हमें तो पता क्या करना है, हमें बोला गया कि द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताइए। तो सर 5 तो बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है, तो 5 से बड़े ऑप्शन है क्या कोई, बिल्कुल बच्चों, चारों के चारों जो ऑप्शन है वो हमारे क्या है, 5 से बड़े। देखिए ये 6, ये 8, ये 10 और ये 7। इसका मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अभी तो हम ऑप्शन पिक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं पिक कर सकते तो क्या करना होगा वो देखिए। हम लिखते हैं इसको वापस क्वेश्चन को, आगे हम लोगों को ये बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। ग्रेटेस्ट नंबर पता करने के लिए हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 93। ठीक है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 93 का मतलब क्या हो गया, मतलब देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। इसका मतलब एक तो ये हो गया कि a माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, इन सब का एडिशन कितना आना चाहिए, 93 आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब मैं बीच वाला जो टर्म है वो तो मुझे पता है कितना होगा, 5, तो 5 का स्क्वायर कर लूंगा। यहाँ पे a की वैल्यू तो 5 है, और ये a माइनस डी, इसका मतलब इसको मैं लिख लूंगा
5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5, एक का मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस वापस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लूँगा बराबर कितना 93। अब ये जो दो टर्म है इनको तो मैं यहीं रखता हूँ, 25 को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 25, 93 माइनस कितना 25 और 93 में से 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा ये 68। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू पता करनी है। डी की वैल्यू पता हो जाए तो ए के अंदर डी जोड़ के ये जो बड़ा नंबर है ये हम बता देंगे आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पर ये बेसिक्स तरीका मैं आपको अभी ऑप्शन से डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा। अब देखिए इन दोनों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर और इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इस वाले डेटा को तो किस तरह से कर सकता हूँ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी डी, बी नहीं डी, क्योंकि डी दिया है ना बी की वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 5 इंटू कितना डी प्लस, इसका मतलब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डेटा होगा इसका मतलब। ठीक है, ये देखिए डी स्क्वायर प्लस 5 2 इंटू 5 इंटू डी बराबर कितना 68। अब देखो ये पॉजिटिव वाले डेटा से तो ये नेगेटिव वाला डेटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 25 और 25 कितना हो गया 50 और ये डी स्क्वायर कितना हो गया 2d स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर बराबर 68 में से 50 हम घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 18। 18 में भाग दूंगा कितना आएगा 9, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3 आएगा। चलो जी डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। अब सर बात ये है कि इसको हम जो बड़ा नंबर है वो पता करना है। तो देखिए एक तो था ए, एक था ए माइनस डी और एक था हमारे पास ए प्लस डी, ये 3 नंबर थे, है ना। अगर डी की वैल्यू सपोज मैं +3 रखता हूँ तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी 5 थी। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 में से +3 रख रहा हूँ ना +3, तो 5 माइनस +3 तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2। अच्छा, और यहाँ 5 + 3 कितना 8, एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये सीरीज बन सकती है। दूसरी अगर मैं नेगेटिव रखूँ तो ये माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। और आपको क्या पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा 8 ही होगा। हाँ या ना, क्लियर के बाद आई इस बात समझ में आई होगी। तो बच्चों ये तो हो गई बहुत मेहनत मजदूरी वाली बात, पर क्या इतनी मेहनत मजदूरी हमें एग्जाम में करनी है क्या? बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये जो भी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है अभी ये वाला डेटा देखिए, है ना, इसको मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट रब। क्यों? क्योंकि ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, नो नीड, हमें अभी इसकी कोई भी नीड नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिलीट कर दिया और मैं आपके क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट वहीं से बताता हूँ, क्वेश्चन ऑप्शन को देख करके किस तरह से रिप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको भी थोड़ा सा और रब कर दूं ताकि, चलो रब तो करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बता देता हूं आपको। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए आपको ये पता था कि यहाँ पे कोई नंबर होगा 5 बीच में नंबर होगा, अच्छा, और यहाँ पे कोई नंबर होगा और यहाँ पे कोई नंबर होगा। इन तीनों का अगर मैं स्क्वायर का एडिशन करता हूँ तो कितना आना चाहिए 93 आना चाहिए, आपको पता है आना चाहिए। तो बीच वाला तो 5 का स्क्वायर 25, इन सब का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज ए होगा और यहाँ पे सपोज सी होगा और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 93, ये हमारे क्वेश्चन में बोला था। तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25। इस ए स्क्वायर को मैं ऐसे कैसे रखूँगा, ये जो 25 है इसको भी ऐसे कैसे रखूँगा। अब जो सी है उसकी जगह देखो मैं ऑप्शंस पुट कर रहा हूँ। तो 5 से बड़े नंबर बहुत सारे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 10, 10 का स्क्वायर रखूँगा तो यहाँ कितना आएगा 100। तो 100 में 25 जोड़ूंगा तो 125 और इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो नेगेटिव का तो अंडर रूट आउट आ जाएगा, इसका मतलब 10 तो यहाँ पे आंसर आएगा नहीं, यानी ये जो सबसे बड़ा नंबर 10 होगा नहीं। उसके बाद किस पे जाऊँगा 8 के, 8 का स्क्वायर कितना 64 रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इस 64 के अंदर 25 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 89, और 89 कहाँ जाएगा इस तरफ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 93 माइनस कितना 89, तो कितना हो गया 4, यस और नॉट। तो अगर 4 आ गया तो ए जो है वो मेरे पास कितना जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है? तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी 5 और सी की वैल्यू कितनी 8।
यहाँ पे देखो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है आपके पास ये वाला ए, ये ए तो हमारे पास चल रहा है ऑलरेडी कितना, ये अभी हमने पता किया है, ये ए ये कितना 2 का स्क्वायर, ये कितना 5 का स्क्वायर, और ये सी कितना 8 का स्क्वायर लिखा था। तो इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अच्छा अगर 8 से भी बड़ा कोई नंबर होता तो रखते, पर सबसे बड़ा 8 रखने से ही हमारा आंसर आ रहा है, तो हम यही आंसर बोल देंगे कि सबसे बड़ा आंसर क्या होगा, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा 8 ही होगा। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो ये बात करने के बाद हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको आप बच्चों एक बार वापस आपको पूरा का पूरा रिकॉल करा रहा हूं, है ना, समझिएगा किस तरह से किया है, ताकि आपका अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। देखिए वापस मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ा सा बड़ा करके इसको रख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए आराम से। हाँ, अब आपके सामने लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज़ 15। तो सर आपने क्या किया, सर हमने किया a प्लस d और यहाँ कर दिया a माइनस डी। सर इन तीनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए था 15, हमने सर जोड़ा, d से d कैंसिल आउट हो गया, और ये 3a बराबर कितना हो गया 15, तो a बराबर कितना हो गया 5, सर 5 आ गया। उसके बाद बोला था कि 3 नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए 93, यानी यहाँ पे सपोज मान लो a स्क्वायर, a तो मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं p ले लेता हूँ, है ना, नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे, तो ये ले लिया सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उन तीनों नंबर का स्क्वायर का एडिशन कितना होना चाहिए था 93 होना चाहिए था, है ना। अब जो q है उसका मतलब तो बीच वाला टर्म यानी a, यही तो है a 5, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5। देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस यहाँ पे p स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे r स्क्वायर बराबर कितना 93। अब यहाँ पे r की वैल्यू रखो 10 का स्क्वायर कितना 100 तो 125 से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव का ये स्क्वायर हटेगा तो अंडरूट आएगा, असंभव नहीं है, संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे r की जगह कितना रख देंगे, r की जगह रखेंगे 10 के बाद कौन 8 रखते हैं तो कितना होगा 64, और 64 में 25 में जोड़ लूंगा, 25 93 से घटा दूंगा तो कितना आएगा 9, और p स्क्वायर तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है बच्चों बात? प्लस माइनस 3 का वही बात हो गई, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट होगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितना घट, सॉरी 9 नहीं 4 घटेगा, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है वो देखिए। तो बच्चों इसके अंदर हमारा जो फाइनली आंसर आया है वो ये आया है कि बीच में तो कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 8, और यहाँ कितना होगा 2। तो ये किसके अंदर है, ये AP के अंदर है, क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है कितना है 3 है। अब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ता हूँ तो कितना आता है 93 आता है, और 2 + 5 + 8 करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 15 आता है, यानी पूरे क्वेश्चन को मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ ईजिली। क्लियर है? आई विश ये बात समझ में आई होगी बच्चों। ये बात समझ में आई है तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, अभी इससे पहले ही किया था। तो हाँ ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या बोल रहा है। पहले तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इसमें दिया गया है 20 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स का मतलब जैसे मानो 20 लकड़ी के टुकड़े, 20 लकड़ी के टुकड़े, 20 लकड़ी के टुकड़े, जैसे ये 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, ये 3 4 5 6। मैं इस तरफ बना देता हूँ, ये डायग्राम प्रॉपर बन नहीं पाया इधर बच्चों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से टोटल ये 20 तक टुकड़े हैं, ठीक है। इस तरह से रखे हुए हैं लोग इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। तो इनके ऊपर कितने रखे हैं 19, यानी इनके बीच में जो गैप है ना वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 19 रखे हुए हैं। फिर उससे एक और कम रख दिया 18, ठीक है। फिर उनके ऊपर एक और कम रख दिया 17, और इस तरह से रखते चले गए। तो इस तरह से एक डायग्राम हमारे पास बन जाएगा, हाँ या ना। तो आपको पूछा गया कि उस डायग्राम में
आपको ये बता दिया कि टोटल कितने लकड़े हैं। टोटल लकड़े हैं आपके पास 200, टोटल 200 लकड़े हैं। बल्ली फंटे जो हम लोग काम में लेते हैं जब मकान बनता है, तब जो बल्ली फंटे जानते होंगे आप, उसके बारे में ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़े हैं यहाँ पर, तो वो 200 है। तो आप लोगों को पूछा गया है इन हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रोज। इसका मतलब टोटल कितनी कॉलम आपको ऐसे लगाने होंगे, जैसे गट्ठे कितने लगाने होंगे, यहाँ से लेकर ये पहला गट्ठा, ये दूसरा गट्ठा, ये तीसरा गट्ठा, ऐसे कितने गट्ठे लगाने होंगे, और जो लास्ट वाला गट्ठा होगा उसमें टोटल कितने वो जो लकड़े हैं वो कितने रखे होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? आई विश बच्चों आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ चुके होंगे। अगर इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए जो आपके सामने ये लिखा है मैं उसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको एक्सेस कर पाएँ। हाँ जी, आपके सामने मैं वापस मैं बोल रहा हूँ, आपको बोला गया है 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब इसी तरह से प्रोसेस आगे चल रहा है, पहले 20 फिर 19 फिर 18। इन हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स आर प्लेस्ड, यानी 200 जो हमारे लॉक्स होंगे, लॉक्स का मतलब होता है लकड़ी के गट्ठे जो मोटे होते हैं उनको बोलते हैं ना। तो हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स आर प्लेस्ड, यानी 200 लकड़ी के टुकड़े कितने रोज यानी कितने पंक्तियों के अंदर जमाए जा सकते हैं। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसके अंदर टोटल लकड़ी के टुकड़े कितने होंगे। क्लियर है बच्चों? आई विश ये आप लोग बात समझ चुके हैं। अब बच्चों मैं इसको आपको बेसिक से करा सकता हूँ, पर मैं इसको बेसिक से नहीं कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से कराऊंगा तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हुआ था वैसे हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो बेसिक से नहीं करना है। हम डायरेक्ट हर क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज ही करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन को देखने से पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे मान लो कि नीचे यहाँ पर एक ये पहली रो है, फिर ये दूसरी रो है, फिर ये तीसरी रो है, फिर ये चौथी रो है। इस तरह से न जाने कितनी रो चल रही है, हमें नहीं पता सर कितनी रो चल रही है। पर इन रो में नीचे में 20 लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, यहाँ 19 रखे हुए हैं, यहाँ 18 रखे हुए हैं, यहाँ 17 रखे हुए हैं और सो ऑन। तो यहाँ पे जाकर लास्ट में ख़त्म हो रहा है। और बता दिया कि किसी मजदूर ने इसको काउंट किया था, काउंट करके बोल दिया कि भैया टोटल कितने लकड़े हैं, 200 लकड़े हैं। तो आपको ये बताना कि ऊपर वाले रो में टोटल कितने लकड़े होंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी है, हद से ज़्यादा इजी है। अभी मैं ऑप्शन बताऊंगा तब, ठीक है। तो आपको बोला गया कि टोटल तो रो कितनी है ये बताइए, और ऊपर वाले लकड़े में कितनी लकड़े के जो लकड़े हैं वो हमारे पास रखे हुए हैं। क्लियर है? तो देखिए अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या, टोटल इन सब का एडिशन क्या है, 200। और देखिए एपी बना रहा है, एपी कैसे बना रहा है, 18 फिर 19 फिर 17 फिर 16 15 14 13 12, ये एक एक कम हो रहा है। तो हमारे पास सीक्वेंस ये तो है कि नीचे नीचे कितने 18 है, फिर कितने 20 है, फिर कितने हैं 19 है सर, फिर कितने हैं 18 है, फिर कितने हैं 17 है। और ये कहाँ तक चल रहा है ये नहीं पता कहाँ तक चल रहा है, पर हाँ ये पता है कि जहाँ तक भी चलेगा उन सब का एडिशन कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। कितना, 200। इसका मतलब ये किसके अंदर हो गया, एपी के अंदर हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी के अंदर हो गया। चलो इसका मतलब हम लोगों को ये पता है कि इन सब का योग क्या होगा, 200। अगर इसका आपका योग पता है तो मैं एसएन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, है ना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को पता है, एसएन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है ना। और एसएन की जो वैल्यू है वो तो आपको बोली गई है कितनी है, 200 है, ठीक है साहब। अब एक तो आपको n पता करना है और एक आपको l पता करना है। एक आपको क्या पता करना है, n यानी कितने इसके अंदर लकड़े होंगे, और कितना पता करना है, l पता करना है। एक इक्वेशन हो 2 वेरिएबल पता करना पॉसिबल है, दुनिया में कभी पता करना पॉसिबल नहीं है। जब इस तरह से पता करना पॉसिबल नहीं होता तो और इक्वेशन लगानी पड़ेगी और मजदूरी करनी पड़ेगी, पर वो हम काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और ए का मतलब जो सबसे नीचे वाला क्रम है वहाँ तो कितना है 20 प्लस एल को भी मैंने ब्लैंक के फॉर्मेट में छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया और एक मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कौन आएगा, एल, और यहाँ कौन आएगा, एल। अब मैं उठाता हूँ ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए यानी इधर वाला जो टर्म आपको दिख रही है उसको मैं सोल्व करूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, ये एन और एल की वैल्यू रखने पर, तो हमारा आंसर सही होगा। चलो पहले इसको किसी को उठा लेते हैं, चलो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 16, और यहाँ पे कितना रखेंगे, 5, ठीक है, रख दिया। 16 20 और 5 कितना, 25, ये 25 हो गया। तो अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, हाँ ये तो कितना होगा 25, और ये इसका कटेगा कितना 8, 25 गुणा 8, 25 गुणा 8 कितना होता है 200, और इधर भी कितना चल रहा है 200, अरे वाह
इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन उठाया हमने रेंडमली वही हमारा आंसर सही निकला। बिल्कुल जी, हमारा आंसर सही निकला और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को आप हमेशा इसी फॉर्मेट से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस फॉर्मेट से करने की कोशिश नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की पड़ेगी, यानी द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें सीधाचार्य मेथड लगाना पड़ेगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आएगी, उनको सेटिस्फाई कराओगे, फिर जाके एक वैल्यू पता करने के बाद इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम एग्जाम में ऐसे मजदूरी या बेवकूफ़ी वाले काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों में वो करा रहा हूँ जो मेंस में आने लायक है, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। क्लियर है बच्चों? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आ जाइए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? आजा भैया, ये आ गया, ये स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्या बोल रहा है एग्जामिनर? आपको ये बोल रहा है इसके अंदर, if the product of 5 consecutive terms of GP, the product of 5 consecutive terms of GP is 1024, यानी गुणोत्तर श्रेणी के 5 क्रमागत आने वाली संख्याओं का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा करना होता है। वो कितना दिया हुआ है? 1024। देन फाइंड द थर्ड टर्म, तीसरा पद पता कीजिए। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात क्यों है? नॉर्मल सी बात इसलिए, देखिए आपको 5 टर्म दी हुई है, किसमें? जीपी में। और याद करिए, मैंने आप लोगों को सिखाया था लास्ट क्लास में कि एपी और जीपी में 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म किस तरीके से माने ताकि आंसर फटाफट आ जाए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, भूल जाइए आपके आंसर आ सकता है ना। तो आपको जो मैंने तरीका सिखाया था उसमें आपको एक चीज़ जरूर सिखाई थी, और उस समय जो डेटा आपको मैंने सिखाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उस समय मैंने आपको बताया था कि आप बीच में क्या लेंगे? ए, ठीक है, इधर क्या लेंगे? ए आर, और इधर क्या लेंगे? ए आर स्क्वायर, इधर क्या लेंगे? ए अपॉन आर, और इधर क्या लेंगे? ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनका क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए, इसको ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि एक इक्वेशन है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना रहा है? 1024। एक इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है? 2। एक तो हमारे पास देखिए आर दिया हुआ है ना, और एक कौन दिया हुआ है? एक ही हमारे पास ए दिया हुआ है। तो ये 2 टर्म हमें पता करनी होती है एक इक्वेशन से। पता करना पॉसिबिलिटी होता क्या? नहीं होता बच्चों ना, पता करना पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसलिए आपको मैंने ये तरीका सिखाया। अब देखिए, इस आर से तो ये आर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी 1 की घात 5 बराबर कितना आ गया? 1024। 1024। अब 1024 आ गया। 1024 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 10। ये मैंने जब आपको ऑफलाइन भी पढ़ाता था, जो स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको रटने के लिए सिखाया था। 2 चीज़ मैंने आपको बोला था बच्चों, हमेशा याद रखना। कौन? एक तो 2 की घात 5, वो कितना होता है? 32। एक 2 की घात 10, वो कितना होता है? 1024। ये चीज़ हमेशा आपको मैंने रटने के लिए बोली थी। तो देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर 5 बराबर 2 की पावर कितना? 10। अब मुझे तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 मिलता तो कट जाता और a की वैल्यू मिल जाती। तो मैं इस डेटा को, जो आपके सामने डेटा लिखा है ना 2 की घात 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 गुना 2 कितना? 10, तो 2 की घात 10 ही बन गया, है ना। अब देखिए, तो अब ये अंदर जो लिखा हुआ है ये वाला डेटा 2 की घात 2, ये टोटल कितना हो गया? 4। इसका मतलब मैं इस डेटा को क्या लिख सकता हूँ? इस डेटा को मैं लिख सकता हूँ 4। तो अब मैं यहीं पे आपके सामने लिख के बता रहा हूँ 4 की घात कितना? 5, वो कितना होता है? 1024। 5 से 5 कटा तो a बराबर कितना? 4, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया? 4th नंबर ऑप्शन हो गया। थर्ड टर्म क्या है? ए है, यानी 4th वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात समझ में आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। टफ डिफिकल्ट तब बनेंगे जब आप लोग मैं जिस कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ उस समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आपके लिए डिफिकल्ट बनेंगे। अगर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आप डीपली फॉलो करते हैं, जो बेसिक्स आपको पढ़ाए हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो देखिए। आपको बोला गया है फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो किसमें है? एपी, यानी समांतर श्रेणी में है। हुज सम इज 50, यानी जिसका योगफल कितना है? 50, यानी ABCD 4 संख्या, उन चारों का जोड़ कितना है? 50 है। इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर, और जिसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटे नंबर का 4 गुना है। कहने का मतलब ये A, ये B, ये C और ये D 4 हमारे पास संख्या है। ठीक है, इन चारों का एडिशन कितना आ रहा है? 50 आ रहा है जी। ठीक है, 50 आने के साथ साथ एक चीज़ और बोलिए, क्या कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इस छोटे नंबर का कितना है? 4 गुना है।
कितना है, 4 गुना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही जहाँ पे दो कंडीशन दे दी जाए ना कि इन सबका एडिशन तो 50 है और ये इसका 4 गुना, या कुछ भी कंडीशन दे दी जाए, तो हमेशा ऑप्शन पे जाना है। तो देखिए पहला और लास्ट वाले टर्म को देखिए जो इसका 4 गुना है। 5 का 4 गुना 25 होता है क्या? नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सा? 25, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 11 का 4 गुना 17 होता है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 का 4 गुना 20 होता है क्या? बिल्कुल सर होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी इसको और चेक करेंगे। अब देखिए कि ऑप्शन एपी में है क्या? सर 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। हाँ सर एपी में, यानी पहली कंडीशन एपी की फुलफिल कर रहा है। दूसरी, इसका एडिशन 50 है क्या? बिल्कुल सर। देखिए 20 + 15 35, 35 10 45, 45 + 5 कितना? 50। तो सर इनका एडिशन भी कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। दूसरी कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। फिर हम बात करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या बोला गया है? इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो छोटे नंबर से कितना गुना होना चाहिए? 4 गुना। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है? 5, और सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। तो जो 20 है वो 5 से कितना गुना है? 4 गुना है क्या? बिल्कुल है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? सेकंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना मेहनत करे, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है बच्चों? चलो जी, पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा, यह आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं शायद ना। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 93। हाँ, ये कर चुके हैं और हमारा आंसर कितना आया था? 8। ये हम कर चुके हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का आया है। सारे अच्छे क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसको समझिएगा आराम से कि क्या है इस क्वेश्चन का मतलब। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कितना है? 3n² + 5n। देन 164 इज इट्स विच टर्म, यानी 164 कौन सा पद है? यानी एक सीरीज लिखी हुई है एपी के रूप में, यानी समांतर श्रेणी के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है। ठीक है, ये समांतर आपकी श्रेणी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है ऐसे, और लास्ट में कोई जाके यहाँ पे इस कोई भी बीच में टर्म 164 है। आपको 164 टर्म पता करनी है कि ये कौन सी पद है, 24वां पद है, 25वां है, 26वां है, 27वां है। इसके लिए आपको कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? ये वाली कंडीशन आपको दी हुई है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इन सभी का एडिशन कितना है? 3n² + 5n। सभी का है ना, अगर ये n टर्म्स होती तो उनका एडिशन क्या था? 5n² + 5, 3n² + 5n। तो आप बताइए 164 कौन सा टर्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ऑप्शन से करवाऊंगा, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी है। देखते जाइए फटाफट से क्या क्या चल रहा है हमारे इस प्रोसेस के अंदर। चलो जी बच्चों, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। आपको बोला गया है 3n² + 5n, यही बोला गया है। बच्चों ग्रीन कलर विजिबल है या नहीं है? मैं रेड ही ले लेता हूँ, नहीं तो फालतू प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों को शायद, ताकि अच्छे से आप लिख पाएँ। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि उन सब का एडिशन, यानी SN ही तो दिया हुआ है, एडिशन SN ही होता है। SN कितना है? 3n² + 5n। ठीक है, अब सपोज मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, n की वैल्यू क्या पुट करूँ? 1। तो S1 कितना आएगा? देखिए 3 + 5 कितना? 8। S1 यानी एक पद का योगफल। अब एक पद का योगफल किससे होगा? खुद से थोड़ी ना खुद में ऐड करते हैं, नहीं, यानी पहला टर्म तो जो हमारी AP होगी उसमें पहला टर्म क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब मैं इसमें S2 कर रहा हूँ, तो 2 यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, ये जो 2 है मुझे यहाँ रखना होगा, तो 2 का स्क्वायर तो कितना? 4, 4 × 3 कितना? 12 प्लस 2 यहाँ रखूँगा, 2 × 5 कितना? 10। ठीक है, तो 2 × 5 10, तो 12 + 10 कितना हो गया? 22। यानी दूसरा पद क्या होगा? 22 होगा क्या? नहीं बच्चों, दूसरा पद 22 नहीं है, पहले और दूसरे का योगफल 22 है। क्या है? योगफल 22 है, क्योंकि S2 समेशन दिया हुआ है। योगफल 22 है, इसका मतलब 22 में से मैं क्या घटा दूंगा? 8 घटा दूंगा, और 22 में से 8 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 में से 14 आ जाएगा, तो 22 में से 8 गया हमारे पास, तो कितना आ गया?
14 हमारे पास आ गया। तो सेकंड टर्म क्या है 14, तो फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 14 है, तो डी कितना है कॉमन डिफरेंस वो देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना है 14, और में से अगर 8 गया तो मेरे पास बचा कितना नंबर, मेरे पास बच गया कितना 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। क्लियर है बात, यानी मेरे पास ए बी मिल गया है, मेरे पास ए की वैल्यू मिल गई है कितनी है 8 है, कॉमन डिफरेंस डी भी मिल गया है कितना है 6 है, और मुझे पूछा क्या गया है टी एन टर्म कौन सी है 164 टर्म। तो आपको बताना है कि टी एन टर्म कौन सी होगी। अगर बताना है तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजीली आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इजीली आप लोग इसको पूरे को विजिबल कर पाएँ। यहाँ पर आपको बोला गया है कि टी एन, पता है आप लोगों को टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a क्या है हमारे पास 8 है, n माइनस 1 पता करना है, टी एन क्या है 164 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये आ गया n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, d की वैल्यू बच्चों आई थी कितनी 6, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना बच गया 156 में 6 का डिवाइड होगा तो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू हम लोग पता कर पाएंगे। तो देखिए 6 का भाग दूंगा 2 बार, 6 गुना 2 12 बचा कितना 3, 6 गुना 6 36, तो n माइनस 1, n 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 प्लस 1 तो कितनी 27 आते ही हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, यानी हमारा आंसर कितना होगा 27वां पद होगा ये। क्लियर है बच्चों बात। अच्छा, अब बात क्या आती है कि सर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया इस क्वेश्चन में, आपने तो पूरा बेसिक्स बता दिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन को बच्चों हम, जब आपके पास कोई टर्म दे दी जाए, जैसे कोई टर्म है 164, इस टर्म की वैल्यू पूछ ली जाए, तब आपको ए और डी निकालना पड़ेगा। और ए और डी निकालने के लिए मैंने आपको जो तरीका सिखाया था ये वाली टर्म के साथ लेकर, यानी इस वाली टर्म में एन की वैल्यू रख लो 1 और एन की वैल्यू रख लो 2, उन दोनों का डिफरेंस डी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा 22 आया था ना, ये इन दोनों का एडिशन, ये 22 सेकंड की टर्म पे यहाँ पे मत रख देना, ये स्टूडेंट मोस्टली गलती कर देते हैं। तो ये जो S2 का मतलब क्या है, इन दोनों पदों का योगफल आया है, पहला और दूसरे पद का योगफल। तो पहला पद 8 है तो इसमें से घटा दूंगा, दूसरा पद कितना होना चाहिए 14, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का डिफरेंस कितना 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6। क्लियर है बच्चों, मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको क्वेश्चन को लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी में, और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ सबकी पूरी की पूरी PDF मैं आप लोगों को आपके अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सेंड कर पाऊँ। टेलीग्राम चैनल पे सेंड करने से क्या होगा, आपको लिखने की नीड नहीं होगी, आपको मैं पूरी PDF दे दूंगा अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है या जो भी मैं आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में फटाफट से उसे गो थ्रू हो लेंगे और आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्लियर है बच्चों बात। चलो जी, अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ 4th and 9th term of an GP are 54 and 13122 respectively, then find its 7th term। तो इसका 7वां पद बताइए। GP का चौथा और 9वां पद, तो GP का चौथा पद यानी T4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है T9 आपको दिया हो गया, और पूछा क्या गया है आपसे T7 आप लोगों से पूछा गया, ये तो पूछा गया है ना। तो देखिए T4 T9 और T7, तो T4 और T9 आपको दिया हुआ है, तो T4 का मतलब कितना होता है पहले तो मैं वो बात कर लेता हूँ। तो देखिए T4 का मतलब क्या होगा, T4 का मतलब होगा AR की पावर 3, AR की पावर n-1, तो n कितना है 4, 4 - 1, तो ये तो कितना दिया आपके पास 54। ठीक है, और एक दिया हुआ है T9, तो T9 का मतलब क्या हो गया AR की पावर कितना 8। क्लियर है, और वो कितना दिया हुआ है 13122। क्लियर है, तो ये दो चीज़ दी हुई है। अब आपको पूछा गया है, आपको पूछा है कितना क्या गया है, आपको पूछा गया बच्चों AR की पावर 6, 7th टर्म का मतलब क्या हो गया AR की पावर 6 कितना है, ये तो आप लोगों को पूछा गया है। अगर ये डेटा हम लोग बता पाए तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर दो टर्म दे दी गई है, एक तो AR और एक AR3। तो AR की पावर 8 के अंदर अगर मैं AR की पावर 3 का डिवाइड करता हूँ, AR की पावर 3 का डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए A से तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 13122 डिवाइड बाय कितना 54। ठीक है, और ये जो डेटा है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा R की पावर कितना 5 बराबर
54 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 और 2 6 6 7 8 9, यानी ये जो दोनों नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो सकते हैं इजीली। ठीक है, कैसे पता किया ये बच्चों, मैंने इसको देखकर पता किया है 9 का डिजिटल रूल। 9 का डिजिटल रूल क्या होता है, इन सब का एडिशन 9 से डिविजिबल होना चाहिए और इसका एडिशन भी। तो 5 + 4 9, 9 से डिविजिबल होता है। इसको ऐड किया तो ऊपर वाला ये भी 9 आ रहा था तो भी डिविजिबल होता है। तो मैंने ये बोल दिया कि बच्चों ये डायरेक्ट 9 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 × 6 कितना होता है 54, तो 9 से 6 बार गया। 9 का इसमें भाग दूंगा, 9 एकम 9, बचा कितना हमारे पास 4। फिर 9 चौक 36, बचा कितना 5। फिर 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 52 में से हमारे पास 45 गए तो बचे कितने 7, और 9 × 8 कितना 72, ये आ गया। फिर अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर 6 का भाग दे लेता हूँ। ठीक है, 6 का भाग देता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो 6 का भाग दूंगा तो 6 × 2 कितना 12, बचा कितना 2 इधर जाएगा। 6 × 4 24, 1 36 18, 243। तो आर की पावर कितना आ गया हमारे पास 5, आर की पावर 5 कितना आ गया 243। अब आर की पावर 5 243 आ गया है और हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था ए आर की पावर 6 कितना होगा। यही तो बच्चों हम लोगों को पता करना था, हाँ या ना। अच्छा जी, ये पता करना था तो हमें ए भी पता होना जरूरी है और आर भी इसके लिए पता करना जरूरी है। तो ये देखिए अब हम कैसे करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो चल रहा है ना आर की पावर 5 और ये दिया हुआ है, तो ये नंबर है 243, ये बेसिकली 3 की पावर 5 होता है ना। तो आर की पावर 5 बराबर 3 की पावर कितना 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, आर की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे देखिए ए आर क्यूब कितना है 53। अगर ए आर क्यूब 53 हमारे पास, ए आर क्यूब बराबर 53 है, सॉरी 54 है, आर की पावर कितना 3 है, तो यहाँ पे ए 3 की पावर कितना 3 27 बराबर कितना 54। तो 27 से भाग देंगे कितनी बार 2 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू कितनी 3। अगर यहाँ तक क्लियर है ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3, तो फिर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, अच्छा आर की वैल्यू कितनी 3, और 3 के साथ कितना लगा देंगे 6। क्लियर है बच्चों, तो 2 तो ये एज इट इज रह गया। और 3 की पावर 6 के बारे में बात करें तो सॉरी 3 की पावर 6 के बारे में बात करें तो कितना होगा, ये होगा 713। रुक जा भाई, 729। ठीक है, तो ये हो गया 729 इंटू कितना 2, और इसका डबल कितना हो गया 1458 होगा 1458। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1458। क्लियर है बच्चों बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। हम लोग उस डेटा को लिखते हैं फटाफट से, जैसे ए आर और ए आर क्यूब और ए आर पावर 8 लिख लिया और उसको डिवाइड कर दिया, ताकि ए से ए कट जाएगा आर मिल जाएगा। आर मिलते हैं, आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट करके सॉल्यूशन दे देंगे। क्लियर है बच्चों, आई विश आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है तो हम वापस चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, ये आ गया है आपका एक क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है, ये आपको सीरीज दे दी गई है। ठीक है, अब ये सीरीज है तो ये एपी है या जीपी है, पहले तो वो चेक करेंगे, तभी तो 7 टर्म पता कर पाएंगे। तो एपी या जीपी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो है। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस है कॉमन रेशो, तो एक ही ये है, इन दोनों का डिफरेंस पहले मैं करता हूँ। डिफरेंस का मतलब 1/4 माइनस माइनस प्लस बाय 1/8। ठीक है, 1/8 का मतलब कितना हो गया 3/8। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो ये तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, नहीं कॉमन डिफरेंस तो आ नहीं रहा है। जब कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस नहीं आने पर हम लोग करेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब इसका डिवाइड किस में करूँगा, इसमें करूँगा, यानी 1/4 के अंदर किसका डिवाइड करूँगा -1/8 का, तो ये उल्टा हो जाएगा 8 और ये कितना जाएगा -2। ऐसे ही 1/2 के अंदर 1/4 का डिवाइड करूँ, -1/2 के अंदर -1/2 के अंदर किसका डिवाइड करूँगा 1/4 का, तो ये डेटा उल्टा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 4/1, यहाँ से 2 कट गया तो कितना -2। क्लियर है बात। तो यहाँ से हम लोग इस डेटा को देखकर ये बता सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो डेटा होगा कि ये जो डेटा है इसमें ये तो क्या है ए है,
ये क्या है, ए आर है, ये ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब है। यानी क्या चल रहा है, कॉमन रेशो चल रहा है, तो ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। और जीपी के अंदर तो कौन सी टर्म पता करनी है, 7 टर्म पता करनी है। यानी जीपी का 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर 6 ए आर n-1 ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का। तो n-1 यानी 7 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो ए आर 6 की वैल्यू पता करनी है। अब ए की वैल्यू कितनी है, -1/8 और आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, आर की वैल्यू थी -2 था, पावर कितना 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें क्या करना है, इसका रिप्लाई दे देना है। क्लियर है। तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 64। तो -1/8 इंटू कितना 64, 8 से भाग दूंगा कितनी बार, 8 बार। तो आंसर कितना आएगा, -8। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ टर्म जो होगी वो कितना होगा, -8 होगा। ठीक है। और ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास आर की वैल्यू जब आ गई थी, आर की वैल्यू कितनी आई थी, -2, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, फिर -2 और फिर -2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, -8 आंसर आ गया। कितना आएगा, -8। आई विश ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हुई होगी। अगर ये बात क्लियर है तो वैसे की वैसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आ जाइए, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके पास लिखा हुआ है कि इफ 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको अभी भी पहले करा चुका हूं। सबसे पहला और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था AM वाला, याद है, वो वाला मैं आपको बता सकता हूं। उसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, ये अगर आपको मैंने बोला था A B और C 3 टर्म अगर होगी तो जो बीच वाला टर्म होगा इन दोनों के एडिशन के क्या होता है, आधा होता है ना। तो ये अगर तीनों AP में के अंदर हैं, जैसे मैं आपको ले लूँ 5 9, 5 + 4 9, 4 + 9 कितना, 9 + 4 कितना 13। तो ये है। अब 5 प्लस इसका ऐड करता हूँ, कितना हो गया 18, 18 का आधा कितना 9। हमेशा बीच वाला टर्म आधा ही आता है, हाँ या ना। अगर ये वाला टर्म हमारे पास आधा आता है तो हम लोग इस डेटा को देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया क्या, C। तो जो B होता है वो क्या होता है, A + C का आधा होता है हमेशा B, किसके अंदर, AP के अंदर। तो बस सिंपल सा है, हम लिख लेंगे 2x + 3x + 2 उसका कितना आधा बराबर कितना x + 10 और उसको सिंप्लीफाई करना है। इस 2 को मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो कितना हो गया 5x + 2 बराबर वो कितना हो जाएगा 2x + 20। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तब ये इधर आएगा तो कितना हो गया 3x और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो गया 18। तो 3x बराबर कितना चल रहा है हमारे पास 18। अब 3x बराबर 18 चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कब, जब 3 का मैं 18 के अंदर भाग दूंगा तब। तो आंसर कितना आ गया 6 और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों बात। चलो जी, ये बात क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ n टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, ठीक है, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP। कहने का मतलब पता है क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि कोई AP है, उसका Tn का फॉर्मूला तो ये रहा, Tn बराबर 2n + 1, ठीक है। अगर Tn का फॉर्मूला ये होता है तो Sn का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। बस इतना सा पूछा है, पूछा बहुत छोटा सा है बट है काम की बड़ी चीज़। देखिए अब सर आप ये बोलेंगे कि सर हम लोग तो Tn के बारे में पता है, Sn का फॉर्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d, पर इसके अंदर तो ना तो a दिख रहा है किसी ऑप्शन में, ना d दिख रहा है, सब में n ही n दिख रहा है। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ। देखिएगा, आपको बोला गया Tn की वैल्यू कितनी है 2n + 1 और आपको किसकी वैल्यू पता करनी है Sn की। तो मैं Tn लिख रहा हूँ यहाँ पर, Tn बराबर 2n + 1। अगर Tn 2n + सपोज मेरे को T1 पता करना है, क्या पता करना है T1। तो T1 पता करने के लिए T1 बराबर कितना होगा, एक रखूँगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 3, है ना। और जो S1 होता है S1 उसका मतलब Tn ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जैसे देखो कोई सीक्वेंस आपके पास मानो 3 फिर लिखा हुआ है 5 फिर लिखा हुआ है 7, इस तरह से कोई सीक्वेंस चल रही है तो ये तो क्या हो गया Tn प्रथम पद, और प्रथम पद का योगफल भी क्या होता है वही होता है। ये क्या हो गया Tn, पर S
T2, ये T1, ये S1, पर S2 ये नहीं होगा। S2 क्या होगा, इन दोनों का एडिशन यानी कि 8। ठीक है, ये बात आप क्लियर करके चलना। अगर ये बात छोटी सी क्लियर है आप लोगों को तो देखिएगा, तो T1 और S1 दोनों के हैं बराबर, यानी क्या है 3 है ना। तो 1 रखने पर यहाँ पे 3 आया था, 3 आया था, तो इस ऑप्शन में 1 रखने पर जहाँ पे 3 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 कितना 3, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे रखता हूँ 1 तो 3 आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे रखता हूँ तो 3 आएगा क्या, बिल्कुल सर 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा क्या, यहाँ पे सर 3 नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, यानी बाकी के दो जो मेरे ऑप्शंस हैं, ये दो बाकी के ऑप्शन तो क्या हो गए, इलिमिनेट हो गए हैं फटाफट से। और अगर बाकी के दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए हैं, सॉरी, अगर बाकी के दो ऑप्शन हमारे पास इलिमिनेट हो गए हैं तो हम लोगों को पता है कि बाकी के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आंसर तो क्या बचा, या तो ये या फिर ये। इसका मतलब T1 से काम नहीं पड़ेगा, हमें T2 ही पता करना होगा। तो देखिए Tn क्या लिखा था, Tn लिखा था 2n + 1। तो अगर मैं T1 पता करूं तो T1 कितना हो गया 3, और T2 पता करूं 2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, T2 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं S1 पता करूं तो मेरे पास पक्का है 3 आएगा, और S2 कितने आएगा, T1 + T2 का एडिशन कितना 8, यानी अगर, और ये सब S2 का ही तो आंसर चल रहा है, ये और ये सब, यानी इन सब ऑप्शन में n = 2 रखूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 = 8 रख के देखो, तो देखो यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 + कितना 6, यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये और ये तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पे रखता हूँ 2, तो देखो n × n + 2, ये फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ रखा 2, ये है 2 + 2, तो 2 + 2 कितना 4, 4 × 2 कितना 8, और ये S2 भी तो 8 आ रहा था, इसका मतलब आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग इस डेटा को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डेटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपका टाइम बचा सकते हैं। मतलब आपको पूरे बेसिक्स पे जाने की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं T1 और T2 क्या होगा, उन दोनों का एडिशन ही S2 होगा, और S2 यहाँ पे सब में 2n की जगह 2 रख दोगे और आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों बात, आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम बात करते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आ जाइए, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर है, चलो जी। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। यानी कहने का मतलब है क्यूब का एडिशन बताइए, यानी एक क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, प्लस 6 का क्यूब, इस तरह से 10 का क्यूब, इसका एडिशन बताइए। बच्चों इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ लास्ट क्लासेस में। कब, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था तब उस समय हम इस डेटा के बारे में देख चुके थे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला था n × n + 1/2 की पावर कितना था, 2 था। क्लियर है। अब n का मतलब हम लोग देख लेते हैं, n का मतलब कितना होगा वो देखिएगा। देखिए n जो है आपके पास वो कितना दिया 10, तो 10 गुणा 10 + 1 कितना 11 बटे कितना 2, उसकी पावर कितना 2। यहाँ से कट करेंगे 5 बार, 5 गुणा 11 कितना 55, 55 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और 55 का स्क्वायर मैं आपको सिखा चुका हूँ। 5 का स्क्वायर कितना है, 5 × 6 कितना 30, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25, और 30 25 ऑप्शन कहाँ है, ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन आंसर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है बच्चों बात। आई विश ये डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये डेटा आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको पहुंचाइए ताकि बच्चे इसको देख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि बच्चों आपकी ड्यूटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की, ताकि हम लोग इस डेटा को लाइव आके पढ़ा सकें और मेरे साथ में अदर फैकल्टीज़ भी लाइव ला सकूं। जैसे फॉर अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, आप स्टेट का कोई भी पेपर क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो एमपी एसआई हो, चाहे राजस्थान एसआई हो, या पटवारी की आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी स्टेट का पेपर निकला उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों को लाइव फैकल्टी लाकर वहाँ पर पढ़ा सकूँ। क्लियर है बच्चों बात। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये आपको पसंद आया है जो मैंने आपको पढ़ाया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को एक छोटी सी मैं बात समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं वो ये डेटा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग एडवांस को अब थोड़ा सा ब्रेक देंगे और हम लेंगे
अर्थमेटिक। क्यों? क्योंकि अगर हम एडवांस पढ़ते रहेंगे तो मोनोटोन हो जाएगा, बच्चे बोर हो जाते हैं उससे। तो मैं अब अर्थमेटिक में टॉपिक लेके आऊँगा, वो है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस। कौन सा? टीएसडी। हमारा जो ऑप्शन अब आएगा क्वेश्चन, अब जो हमारा होगा वो क्या होगा? टीएसडी। टीएसडी का मतलब क्या हो गया? टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो उन बच्चों को जो प्रॉब्लम है उनकी सारी सॉल्यूशन हम करेंगे। टीएसडी में हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस स्पीड का क्या रेशो होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम स्पीड का क्या रेशो होता है, स्पीड बराबर टाइम और डिस्टेंस का क्या रेशो होता है, क्या फॉर्मूले लगते हैं, डिफरेंस बराबर डिफरेंस किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। और आपको केवल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट होगा जिसके थ्रू आप लोग किसी भी टीएसडी के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और वो क्वेश्चन क्या होता है? दुनिया का हर एक डिफरेंस किसी ना किसी डिफरेंस की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। बस आपको इतनी सी एक स्टेटमेंट याद रखना होगा कि हर डिफरेंस एक डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इतनी सी बात को अगर आप समझ पाएंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे इस बात को समझने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप लोग इस बात को समझ पाएंगे तो टीएसडी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आप विदिन 6 to 8 सेकेंड्स के अंदर इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलो तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।